बच्चा पार्टी आज हम स्विक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम पावर शेयरिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये पूरे चैप्टर को कवर भी करते हैं। यहाँ से आप 5 मार्क्स, 3 मार्क्स या 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ड्राइंग भी नज़र आ रही है तो इसको इग्नोर करना है, क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे होंगे वहाँ पर ऐसी ऐसी ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक देश, उसके एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बताना है। एथनिक कॉम्पोजिशन यानी कि वहाँ पर जो लोग थे वो कैसे रहते थे, कैसे कल्चर के थे, क्या मतलब वहाँ पर क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर जो ये आंसर दिया हुआ है, मैं चाहूँगी कि आप इस आंसर को इस आंसर को आप अगर ऐसे दे सकते हो तो बहुत बड़ा अच्छा रहेगा और ये आपको याद रखना भी आसान रहेगा। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कॉम्पोजिशन में देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बेल्जियम में देखो तीन प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, फ्रेंच, डच और जर्मन। फ्रेंच थे 40% और वो वेलोनिया रीजन में रहते थे। डच 59% थे और वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। जर्मन जो भाषा बोलने वाले लोग सिर्फ 1% थे। लेकिन अगर वहाँ की कैपिटल, जैसे भारत की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, तो ठीक है ऐसे ही जो बेल्जियम की कैपिटल है वो कौन सी है, ब्रसल्स है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेंच जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो 80% थे और डच भाषा बोलने वाले लोग 20% थे। ठीक उल्टा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच कम भाषा बोलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ पर डच जो भाषा है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर जो 20% है वो कम है। तो इस चीज़ को इतना मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम के लिए, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया है कि उसके एथनिक कॉम्पोजिशन जो कॉम्प्लेक्स था उसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया गया था, बेल्जियम में पावर शेयरिंग की गई थी। और ये पावर शेयरिंग जो थी, पावर को कैसे शेयर किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट और जो ब्रसल्स वहाँ की कैपिटल थी उसके लिए अलग से जो गवर्नमेंट थी वो बनाई गई थी। तो जो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया है ये आप जो बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब जैसे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था तो अब हम श्रीलंका का भी एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे। उसको भी हम एक ऐसे टेबल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। देखिए अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो पीपल थे, जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ के लगभग थी। और वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती थी वो सिंहला भाषा बोली जाती थी। और जो इस भाषा को बोलने वाले लोग थे वो मोस्टली क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और दूसरा वहाँ पर तमिल स्पीकर्स थे, यानी कि तमिल भाषा को बोलने वाले लोग, लेकिन वो कम थे, 18% थे। आगे फिर जो तमिल स्पीकर थे उनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो थे जो भारत से श्रीलंका में चले गए थे, जिनके जो फोर फादर्स थे, और वो 5% थे। और श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं के नेटिव थे। तो यहाँ पर जो ये तमिल बोलने वाले लोग थे वो मोस्टली या तो मुस्लिम थे या फिर हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। एक थे यहाँ पर क्रिश्चियंस, जिनकी जो संख्या थी वो 7% थी। और जो क्रिश्चियन लोग थे वो दोनों भाषाएं बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिंहला भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय सिंहला गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश सुपरमेसी इन श्रीलंका। कि जो श्रीलंका में सरकार बनाई गई थी, किसकी सरकार बनी थी, मेजोरिटी की। मेजोरिटी में कौन सी भाषा थी, सिंहला भाषा थी। तो उसने श्रीलंका में क्या स्टेप्स उठाए अपनी जो सुपरमेसी थी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1956 में इस भाषा की सरकार ने एक जो एक्ट था वो पास किया था। और उसमें क्या कर दिया गया था, जो सिंहला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था और जो तमिल लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया था। और जो सिंहला भाषा की जो सरकार थी वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, वो ऐसे ही पॉलिसीज़ बनाती थी जो सिंहला भाषा के लोगों के फेवर में होती थी। और यहाँ पर एक ऐसा मतलब संविधान बनाया गया था और उस संविधान के जरिए जो बौद्ध धर्म था उसको प्रोटेक्ट किया गया था। और उसका जो ये था कि उसका दूसरे लोगों को भी उसके बारे में बताया गया था, बौद्ध धर्म के बारे में उसका प्रचार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड तमिल्स हैव ए फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन श्रीलंका। एलिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर अलग होना, कि जो तमिल भाषा के लोग थे वो उनमें ऐसी भावना क्यों आ गई थी कि वो श्रीलंका से अलग होना चाहते थे। इसका आंसर है जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, जो भी श्रीलंका में सरकार बन रही थी, उसके मतलब जो पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर सिंहला लैंग्वेज की जो सरकार थी, जो लोग थे, उससे अलग होने की मतलब फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो जो सिंहला गवर्नमेंट थी वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी जो तमिल लोगों के खिलाफ होती थी। और दूसरा कारण क्या था कि जो भी पार्टीज़ थी वो बुद्धिस्ट जो सिंहला लीडर्स थे, जो नेता थे, उनके द्वारा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई गई थी वो तमिल लैंग्वेज या कल्चर को लेकर उन पर कोई भी ध्यान नहीं होता था। उन पार्टीज़ का वो तमिल लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती थी। और दूसरा उन्होंने क्या फील किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सरकार है वो जो तमिल लोगों की जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको डिनाई करती है, उनको इग्नोर करती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। इवन तक कि चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उसमें उनकी जो इंटरेस्ट है यानी कि उनके वेलफेयर के बारे में कहीं भी बात नहीं होती है। अगर बात होती है तो सिंहला कम्युनिटी की या फिर बौद्ध धर्म की ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द डिमांड ऑफ द तमिल फ्रॉम श्रीलंकन गवर्नमेंट, कि जो तमिल थे वो श्रीलंका की जो सरकार थी यानी सिंहला भाषा की जो सरकार बनी हुई थी, मेजोरिटी की सरकार, उनसे क्या चाहते थे। श्रीलंकन तमिल्स क्या चाहते थे, उन्होंने एक मतलब पार्टीज़ जब उनके साथ देखा कि उनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको हर लेवल पर उनको डिनाई किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पार्टीज़ बनाना शुरू कर दी और स्ट्रगल करना शुरू कर दी। किसके लिए, ताकि वो तमिल भाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना सके जहाँ भी वो लोग रहते हैं, यानी कि रीजनल ऑटोनॉमी में ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को बनाया जाए। मीन्स जहाँ पर तमिल भाषा के लोग रहते हैं तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए। और दूसरा कि उनको जो एजुकेशन है और जो जॉब में है उनको भी मतलब अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और लेकिन उनकी जो डिमांड थी उनको डिनाई कर दिया गया, उनको माना नहीं गया। जो सरकार थी श्रीलंका की, सिंहला जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। तो 1980s के आसपास वहाँ पर श्रीलंका में क्या किया, जो तमिल लोग थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या मांग रहे थे, इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका, यानी कि एक अलग से तमिल एलम की डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर एलम का मतलब क्या होता है, एलम का मतलब होता है कि जो श्रीलंका है उसका मतलब लोकल तमिल भाषा में श्रीलंका को एलम कहा जाता है, तो वो अलग से एक तमिल एलम की डिमांड कर रहे थे। 6th क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ सिविल वॉर, क्योंकि अब जो बेल्जियम था उसने तो पावर शेयरिंग के ज़रिए जो भी उसका मतलब अंदर जो भी विवाद थे, जो भी उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए थे, उनको कवर कर लिया था। पावर शेयरिंग के जरिए उसने सारे वो रिड्यूस कर लिए थे। लेकिन जो श्रीलंका था वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया था। और श्रीलंका में एक ही जो सिंहला भाषा थी उसी की जो सरकार थी वही चल रही थी। वहाँ पर तमिल के लिए कोई भी कुछ भी नहीं किया गया था, कोई पॉलिसी नहीं बनी थी। तो जिसकी वजह से श्रीलंका में क्या स्टार्ट हो गया था, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। सिविल वॉर जैसा कि यानी कि घर के अंदर की ही लड़ाई हो गई थी। श्रीलंका की लड़ाई जो थी वो किसी बाहर के साथ नहीं थी, बल्कि उसके अपने ही घर में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो उसके क्या रीज़न थे और क्या इफ़ेक्ट थे, तो सबसे पहले उसका रीज़न हम जान ही चुके हैं कि वहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ थी, जो एक सिंहला भाषा की थी और एक दूसरा वो तमिल भाषा की थी। तो इनमें डिस्ट्रस्ट, आपस में ही इनमें विश्वास नहीं था, और जिसकी वजह से वो इतना मतलब जो डिस्ट्रस्ट था उसने आगे किसका रूप ले लिया, सिविल वॉर का रूप ले लिया। और सिविल वॉर में, इस लड़ाई में हज़ारों लोग बोथ कम्युनिटी से, दोनों कम्युनिटी से हज़ारों लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। और बहुत सारी फैमिली तो ऐसी थी जो इस चीज़ से तंग होकर देश को छोड़कर चली गई थी। और ज़्यादातर फैमिलीज़ ने अपना जो जीने का, जहाँ से उनको कमाई होती थी, वो भी वो खो चुके थे। और यानी कि जो ये सिविल वॉर था श्रीलंका में, वो श्रीलंका के लिए, श्रीलंका का जो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक जो ज़िंदगी थी, जो लिव्स ऑफ द कंट्री थी, उसके लिए एक बहुत ही भयानक झटका था सिविल वॉर। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो वहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन था, उसको किस तरीके से हैंडल किया गया। उसके लिए जो बेल्जियम मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बेल्जियम की जो सरकार थी, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो पावर शेयरिंग की थी,
उसके बारे में देखेंगे हम। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या किया कि जो भी एक यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहली बार ही बता दिया था कि बेल्जियम में 3 प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। और जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रसल्स, वहाँ की अलग गवर्नमेंट थी। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, मतलब इनको इक्वलिटी दी गई, इनको इक्वल नंबर में शामिल किया गया कि अगर डच भाषा के भी 5 लोगों को शामिल किया गया तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों 5 लोगों को ही शामिल किया गया। और यहाँ पर मतलब अलग कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए जो दोनों भाषाओं को सपोर्ट कर रहे थे। श्रीलंका की तरह ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया कि जो सिर्फ बौद्ध धर्म को के बारे में के ही फेवर में हो या सिंहला भाषा के ही फेवर में हो। तो लेकिन बेल्जियम ने तो ऐसे स्पेशल लॉ बनाए जो दोनों को प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो डच लैंग्वेज हो चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो। तो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, यानी कि जो सिंगल कम्युनिटी थी बेल्जियम में, सिर्फ एक कम्युनिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी, जो भी होता था सब मिलकर लेते थे। और यहाँ पर जो मैनी पावर्स थी, सेंट्रल पावर से कुछ पावर्स किसको दे दी गई थी, स्टेट को दे दी गई थी, यानी कि यहाँ पर पावर शेयरिंग कर दी गई थी। सारी जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना रहकर किसको दे दी गई थी, स्टेट को दे दी गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 रीजन की हम बात कर रहे हैं बेल्जियम में, एक फ्लेमिश था और एक वेलोनिया था। तो दोनों ही रीजन में क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या था, जो वहाँ की कैपिटल थी ब्रसल्स थी, उसकी अलग से गवर्नमेंट थी। अलग से गवर्नमेंट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में क्या था कि अगर हम कंट्री की बात करें, ब्रसल्स की जो रेस्ट कंट्री है उसकी बात करें, तो वहाँ पर जो डच भाषा थी वो बोलने वाले ज़्यादा लोग थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम थे। लेकिन अगर हम ब्रसल्स की बात करें तो वहाँ पर फ्रांस की जो भाषा थी वो बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन डच भाषा बोलने वाले लोग कम थे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ। कोऑर्डिनेशन कैसे कि जब जो सेंटर की जो गवर्नमेंट बनी, सेंटर की गवर्नमेंट ने डच ने जो फ्रांसीसी जो लैंग्वेज थी उसकी रिस्पेक्ट की, तो ठीक ऐसे ही ब्रसल्स में जो फ्रेंच थे उन्होंने डच भाषा बोलने वाले लोगों की रिस्पेक्ट की। तो इस तरीके से जो भी ब्रसल्स में अलग से जो सरकार बनाई गई उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था और दोनों भाषाओं से इक्वल ही रिप्रेजेंटेटिव सरकार में आए थे। अब देखिए वहाँ पर अब एक और गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। वो कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका नाम दिया गया। और ये किसके द्वारा इलेक्टेड होती थी, लोगों के द्वारा इलेक्ट होती थी। और इसमें चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जहाँ से भी वो रहने वाले, ये मायने नहीं रखता था कि वो कौन से एरिया से रहते हैं, कौन से रीजन से वो आए हैं। इसमें तीनों भाषाओं के लोगों को शामिल किया गया। और इनका काम क्या था, जो भी बेल्जियम से रिलेटेड, चाहे उसकी कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इशू होते थे, उन मुद्दों पर ये सारे मिलकर बात करते थे कि जर्मन का कल्चर कैसा होना चाहिए, उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और लैंग्वेज से रिलेटेड सारे भी जितने भी मुद्दे होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, इश्यूज होते थे, वहाँ पर ये तीनों भाषाओं के लोग मिलकर जो भी था डिसीजन लेते थे। 8th क्वेश्चन है, कंपेयर द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये जो बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग जो भी यूज़ की गई थी उसका कंपेयर करना है। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग की गई थी लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की गई थी। अभी हम बेल्जियम का तो पढ़ के हटे हैं कि वहाँ पर 3 प्रकार की सरकार बनाई गई थी, तो इसी को ही पावर शेयरिंग कहेंगे, लेकिन श्रीलंका में कोई पावर शेयरिंग नहीं थी। तो हम फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बेल्जियम थी वहाँ पर जो भी मतलब इन्होंने रियलाइज़ किया था कि कंट्री की जो यूनिटी है वो ज़रूर होनी चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए। और देश में एकता अगर रखनी है तो हर एक यहाँ पर चाहे कोई भी कम्युनिटीज़ है उसकी फीलिंग्स और उसके इंटरेस्ट की मतलब रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर उनको डिसरिगार्ड करेंगे तो देश में एकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी काम हुआ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ और पावर शेयरिंग की गई। और मतलब बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1 नहीं 2 नहीं 4 बार अमेंडमेंट किए, 4 बार उसको चेंज किया जब तक सारा कुछ मतलब सेट
नहीं हुआ, यानी कि एक तरीके से बेल्जियम ने अपने देश में सिविल वॉर को पैदा नहीं होने दिया। लेकिन अगर हम दूसरी बार श्रीलंका की देखें तो श्रीलंका में तो ये था कि जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है ना, वही चाहती थी कि मेरा ही मतलब पूरे देश के ऊपर मेरा ही अधिकार हो, बाकी किसी का अधिकार ना हो, सब लोग मेरे कहने से चले। तो यहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने पावर शेयरिंग नहीं करनी है। और श्रीलंका में कौन थी भाषा मेजॉरिटी में? सिंहला भाषा मेजॉरिटी में थी, तो मेजॉरिटी में उन्हीं की ही सरकार बननी थी। तो जो भी सरकार बनी वो एक ही भाषा की बनी, उसमें दूसरी भाषा के लोगों को शामिल नहीं किया गया। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने नहीं करनी है पावर शेयरिंग, और इसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया और वो देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप इतने ही क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में भी आप लिख सकते हो, या आप कुछ और डिटेल में चाहते हो इस चैप्टर के बारे में, या कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर मटेरियल, इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा उसमें करेंगे। थैंक यू।